Good evening, everyone. Myself, Akshay Pratap Singh, Claim Compliance Officer. We insure Healthtech Private Limited. We welcome Mrs. Poosa Ray. स्वागत है आपका. और बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम आपसे मिल पा रहे हैं. तो आप थोड़ा सा अपने बारे में हम सबको ब्रीफ करें. पहले आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे पहुँचाया जहाँ कि मैं आपसे और लोगों से अपना परिचय दे पाऊँ और उन लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करूँ कि उम्र की कोई सीमा नहीं. इसीलिए वुमेंस डे पे अगर मुझसे कहा जाए तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी, हमारे हिंदू समाज में भी नहीं बल्कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड मेन पावर इज़ ऑलवेज मोर देन वुमेन पावर. मैं कहती, मैं इस बात को नहीं मानती ना. वुमेन आर जननी. एग्जैक्टली. हम लोगों ने ही पूरे वुमेनहुड ने पूरी कायनात को जन्म दिया. हम लोगों ने ही उनको इस हद तक पहुंचाया कि वो हमारे संग कंधे से कंधा मिलाएं. हम उनके संग कंधे से कंधा नहीं मिलाने के लिए हैं, वो हमारे संग मिलाएं. और जो भी हम चाहते हैं अगर हम दृढ़ कर लें तो कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर हम अपने आप को विजयी साबित न कर पाए. बहुत जगह काम भी किया, मैं विदेश भी गई पढ़ाने के लिए. मैं टीचिंग मेरा प्रोफेशन है जी. तो मैं विदेश में भी मैंने पढ़ाया. फिर उसके बाद मैंने बीएड किया. 1966 में मैंने एमएससी किया था जी. और जब मैं 20 साल के करीब की थी. फिर मैंने 1977 में बीएड किया. बीएड में मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से किया और मुझे उस समय आगरा यूनिवर्सिटी में टॉप किया था तो मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिली थी. फिर नेक्स्ट ईयर मैंने एमएड किया और उसके बाद मैं पढ़ाई करती रही. फिर मुझे जब मैं पढ़ाई करने के बाद 2009 में मैंने लखनऊ में लवी शुभ हॉस्पिटल में नौकरी शुरू की. तो वहाँ पर मैं जब देखती थी लोगों का इंटरव्यू के लिए, जब यंग जनरेशन आते थे जिसको देखिए एमबीए, तो मुझे लगा ये एमबीए ऐसा है क्या कि जिसमें लोग इतना प्राउड फील करके आते हैं कि आई एम एमबीए. सो उसने, और फिर मेरी तो पढ़ाई एमबीए की थी नहीं, तो मुझे लगा कि मेरे पास ये मौका अच्छा है कि मैं इन लोगों को मात दे दूं जो यंग जनरेशन आ रहे हैं. तो उसीलिए 2023 में मैंने डीवाई पाटिल पुणे से ऑनलाइन के लिए अपने को रजिस्टर किया और 2025 में मैंने एमबीए कर लिया. We'll discuss about health insurance in life. अभी क्या है करंट सिचुएशन? आप क्योंकि आप यू आर सिंस 2009 इन हॉस्पिटल मैनेजर जी. तो आप हेल्थ इंश्योरेंस को 20 साल पहले कैसा था, अभी कैसा है, एंड व्हाट क्या किया जाए एक स्टेप आगे बढ़ सके, थोड़ा सा इसमें ब्रीफ करिए. जी देखिए, अगर मैं बात करूंगी, मेरा भी हेल्थ इंश्योरेंस था 2003 में जब मुझे पहली बार कैंसर हुआ है. तो उस समय इतने ज़्यादा हेड्स नहीं थे जैसे आजकल है कि पैथोलॉजी भी होनी चाहिए, एक्सरे भी होना चाहिए, बायोप्सी भी होगी, एफएनएसी भी होगी, कीमोथेरेपी की ड्रग्स भी जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आ रही. उस टाइम पे बिल्कुल सिंपल, जैसे एक सेरेडॉन खा लिया, डिस्प्रिन खा ली तो हो गया. तो लेकिन वो उनका इफेक्ट उतना नहीं था, लेकिन ट्रीटमेंट तो था. तो उस टाइम पे मैंने जब अपना क्लेम किया था तो मेरा क्लेम आई थिंक 50,000 या 60,000 के करीब का कैंसर का क्लेम था और वो आ गया था. कोई प्रॉब्लम नहीं थी. हमने अपने एजेंट को बोला, उन्होंने कहा मैम आपका इंश्योरेंस कंपनी से आ जाएगा. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. अब जब मैं देख रही हूँ 2009 से मैं अस्पताल में हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इंश्योरेंस कंपनी गलत है या हॉस्पिटल गलत है या पेशेंट गलत है. ठीक है. कहीं ना कहीं तीनों को ही इम्प्रूव करना पड़ेगा. हमारे यहाँ आजकल की जनता जो है बहुत अवेयर है. इतना ज़्यादा रील्स, गूगल और चैट जीटीपी, एआई सब इंफॉर्मेशन वो निकाल लेते हैं, आपके पिछले जन्म तक की निकाल लेंगे. हाँ, लेकिन अब
थोड़ा सा, क्योंकि लोगों का दौड़ पैसे की तरफ और सिधाई से पैसा कमाने की दौड़ कम है। इधर से उधर जाके उल्टे सीधे तरीकों से पैसा कमा लिया जाए, सबके लिए मैं कहूँगी। ये मैं ना हॉस्पिटल को छोड़ती हूँ, ना मैं पेशेंट को छोड़ती हूँ, ना मैं इंश्योरेंस कंपनी को छोड़ती हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। अगर मैं सबसे पहले आपको यूँ, जैसे पेशेंट आया, भैया ऐसा है कि हमारा इंश्योरेंस में इस समय क्लेम लेना है, डॉक्टर बुलवा लीजिए, उसको 1000, 2000, 3000 दे दीजिए, मेरा हेल्थ चेकअप करा दीजिए, हम जा रहे हैं और हमारा क्लेम आप भेज दीजिए। अब उसने, दैट वाज टोटली झूठ। आपको बीमारी नहीं थी, आपको अपना पैसा लगाना था, उसको लेना था, क्लेम का पैसा लेना था, उसी बहाने हो जाएगा। और दूसरा, जो क्लेम कंपनी है वो दूसरे शहर में बैठी है। अब उनको क्या मालूम पड़ेगा इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, कितना सही है, कितना गलत है। वो डिपेंड करेंगे हॉस्पिटल पे। जब उन्होंने हॉस्पिटल को अपने कब्जे में ले लिया पेशेंट ने, तो हॉस्पिटल ही सोच रहा है कि बिना बेड को दिए, बिना रूम को दिए अगर हमें मिल जाता है, डे केयर में भी मिल जाता है, क्यों ना करें जी। तो ये बेईमानी हुई। बिल्कुल। इंश्योरेंस कंपनी जो आपसे EMI कुछ हज़ारों का लेती है, जब आप क्लेम करते हैं तो आपको लाखों में क्लेम होता है, तो उनके लिए प्रॉब्लम है। आई नो वन केस, लाइक किसी ने 10 लाख की पॉलिसी कराई, उस पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम हुई, उन्होंने ओपन हार्ट सर्जरी कराई। ओपन हार्ट सर्जरी में उनका 20 लाख की पॉलिसी थी, करीब 18 लाख का उनका बिल आया। और उसके बाद उन्होंने एंजियोप्लास्टी वगैरह कराई कि 1.5-2 लाख वो आया, तो उनका पूरा मनी एग्जॉस्ट हो गया। अगर मैं देखने चलूँ, उन्होंने 4 साल पहले पॉलिसी कराई, हर साल उन्होंने अगर 1000, 2000 या लाख रुपया भी दिया, 4 साल में 4 लाख दिया। कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने उनको 20 लाख दिया। अब बताइए इंश्योरेंस कंपनी कहाँ से लाएगी? यहाँ पर मैं साइड लूँगी इंश्योरेंस कंपनी से, कि इंश्योरेंस कंपनी EMI कम देकर इंश्योरेंस कंपनी को, अगर बड़ी डिजीजेस, कोई कार्डियक हो गई, कैंसर हो गया, ट्रांसप्लांट हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी को उतना देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को भी प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करते हैं, बहुत बार कैटेगराइज कर देते हैं जो पेशेंट उसमें। अब मैं इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ पेशेंट आया, उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम, उन्होंने प्री ऑथ भेज दिया। जब प्री ऑथ भेज दिया तो वहाँ से जो है डिनाई आ गया कि ये डिजीज़ इसमें पॉलिसी में इंक्लूडेड नहीं है। जो भी एजेंट ने उनका लिया था, उसने क्लियर करना चाहिए था पेशेंट को कि आपका ये ABCD डिजीज़ का पैसा नहीं मिलेगा। अब वो गया, उसको कुछ भी नहीं मिला, उसको कैश देके करना पड़ा। तो यहाँ पर लैक है इंश्योरेंस कंपनी, एजेंट एंड पेशेंट। वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि भाई आपका ये है, ये चीज़ें मिलेगी, पेशेंट को भी मालूम होना चाहिए। पेशेंट बिल्कुल शॉक्ड रह गया। अब इन्होंने जब कहा, हॉस्पिटल वालों ने, कि आपका तो डिनाई आ गया, पेशेंट डिडंट हैव एनी चॉइस। तो ये ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। ये नहीं है। हॉस्पिटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अभी कुछ हॉस्पिटल्स में मैंने ऑडिट किया था जी, तो मैंने वहाँ पर पाया कि 2 दिन पेशेंट रुका है, बिलिंग उन्होंने 3 दिन की बिलिंग लगा दी। डॉक्टर नहीं आए हैं, जो भी केस फाइल कर रहे हैं, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी डॉक्टर और एनी दिस थिंग, दोज हु आर क्लर्क्स, दोज हु आर बिलिंग पीपल, उन्होंने लाइक एनेस्थीसिया जो था 2000 होना चाहिए क्योंकि फिक्स्ड रेट्स हैं, तो वो 2000 से ज़्यादा लगा दिया। जो टेस्ट नहीं होने थे वो भी लगा दिए। और आजकल तो इतना फॉर्जरी है कि आप किसी भी पैथोलॉजी से कहीं भी जाके पैसा दे के सब काम हिंदुस्तान में करा सकते हैं। तो यहाँ पे हॉस्पिटल भी उसमें ब्लेम मैं करूँगी कि दे आर नॉट वेरी। अब मैंने पाया इस बात को कि हॉस्पिटल्स भी उसमें मिले हुए थे। अब ये देखिए, सबसे एक बड़ी अजीब सी बात है, मैं केस लेती हूँ LSCS, दैट इज़ डिलीवरी केस। डिलीवरी केस के लिए बहुत मैक्सिमम जितने इंश्योरेंस कंपनी हैं उनका 39,140 फिक्स्ड पैकेज है।
ये आप अगर ओपन बिलिंग नहीं है, ओपन बिलिंग है तो इट गोज लाइक बहुत सारे हॉस्पिटल में 80,000 90,000 लाख से जाता है। पैकेज आया 39,140 फिक्स्ड। एक सर्जन जो है उसकी गायनेकोलॉजिस्ट की फीस ही 30-35,000। वो डीलक्स कमरे में रहा, वहाँ पे उसका हुआ। मतलब एवरीथिंग विल इंक्लूड, इट विल रीच टू 80 to 90,000। अब जब आप पैसा नहीं इंश्योरेंस कंपनी देंगे तो हॉस्पिटल कुछ ना कुछ तरीका तो करेगा, पेशेंट को मना कर नहीं सकता, उसकी इंश्योरेंस है तो उसको तो लेना ही लेना है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो भी मिडिल पर्सन है, एजेंट है या ऑडिटर है या इंश्योरेंस कंपनी है या और हॉस्पिटल वाले हैं, मरीज को हर चीज़ साफ साफ बताएंगे, तब आप उससे कोई भी गलत काम की उम्मीद नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऑनेस्ट हैं, आपने ट्रांसपेरेंसी रख दी है, ये बिल है देखिए 3 दिन रुके थे, 3 दिन का आपका एनेस्थीसिया लगा है, ये सर्जरी लगी है, ये डॉक्टर्स विजिट लगी है, वो अगर हो जाए पेशेंट को दिखा दें तो हो जाएगा। पेशेंट आके कहते क्या हैं, हमने बहुत बार सुना है, बिल बढ़ा दीजिए, कुछ और डाल दीजिए इसमें, तो अब ये बिल बढ़ा दीजिए, कुछ और डाल दीजिए, तो इसमें क्या उनको इंश्योरेंस कंपनी सफ़र कर रही है, ऑनेस्टी वहाँ पर भी नहीं। तो हम लोग सबको ही ट्राएंगे स्ट्रीमलाइन में आके और क्लोज करना है, लूप क्लोज करना है और ट्रांसपेरेंसी रखना है। ये बाहर नहीं होता है, हमारे हिंदुस्तान में क्यों होता है? बाहर 1 रुपए का भी आप हेर फेर नहीं कर सकते। मैं रही हूँ, बाहर गई हूँ, मैंने इस तरह का नहीं देखा, लेकिन अपने यहाँ मैंने बहुत देखा, मुझे दुख होता है। मैं आप लोगों की जनरेशन की नहीं हूँ, मैं बहुत वो जिसको कहते हैं साइलेंट जनरेशन उस ज़माने की, तो मुझे अगर कहीं भी थोड़ा सा इधर से उधर दिखता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती। तो इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। हॉस्पिटल में कोई एक बंदा हो जो पेशेंट को काउंसिल करे, बताए कि भाई ये पॉलिसी है, आपके पेशेंट का ये होगा, इतना पैसा होगा, उसमें को पेमेंट आएगा कि नहीं। अब उसमें को पेमेंट नहीं बताते हैं, तो पता चला 30,000 उसको को पेमेंट मिल जाएगा। अब वो चिल्लाएगा मैं को पेमेंट क्यों दूंगा। इसमें हॉस्पिटल भी सफर करता है, पेशेंट भी सफर। जी जी। देखिए, सबसे पहले हेल्थ, अगर पर्सनल हेल्थ को देखा जाए एज ए ह्यूमन बीइंग, दिमाग से अगर आप मजबूत हैं, बीमारी आपके पास नहीं आएगी। अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप देखिए बहुत से लोगों को ऐसी चीज़ों की प्रॉब्लम होती है जो कि दिमाग ठीक हो, सोचेंगे अच्छा मेरे पेट में दर्द हो रहा, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं ट्यूमर तो नहीं हो गया। अब धीरे धीरे बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस हो, मुझे डर गया, मुझे दर्द हुआ, एसिडिटी नहीं है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आदमी दिमाग से स्वस्थ रहे। और उसके अलावा जो भी जब बीमारी आती, टाइमली उसको टेस्ट कराया जाए। हम लोग बहुत टालते हैं, डरते हैं। हम लोग कहते हैं आज नहीं तो कल करा लेंगे, कल नहीं तो फिर करा लेंगे, कहीं कुछ निकल आया तो हम लोग का ये डर जो है बीमारी को बढ़ा देता है। ओके, दैट्स वेरी ग्रेट एंड इंफॉर्मेटिव सजेशंस फ्रॉम मिसेस उषा रेड्डी। थैंक यू। हम अपने डिस्कशंस को यहीं क्लोज करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका कि आपने हमें अपना समय दिया और इन्फॉर्मेशन सबकी तरफ फैलाई। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, जो लोग आए, आप लोगों ने टाइम दिया। एटलीस्ट मेरी आवाज़ जनता तक पहुंचेगी और पहुंच के ये बताएगी जब ये कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। कोई भी घर में बैठी दादी नानी कुछ नहीं खड़ी तो बैठना है, थोड़ा बहुत पढ़े हुए कंप्यूटर लीजिए, लैपटॉप लीजिए, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। ये कि हमारी पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, कहीं ना कहीं उसका उपयोग हो ही जाता है।